मित्रों, आज हम लेसन नंबर 15 जिसका नाम है दाजू, जिसके लेखक श्री है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर के में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था। उनकी बहुत ही चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार। उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था और बहुत चर्चित कथाकार है वो। उनकी नई कहानी आंदोलन के तो वो है महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया था। यहाँ पर जो दाजू है कहानी, इसके अंदर एक बाल श्रमिक पर यह कहानी लिखी गई है। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू, दाजू का अर्थात क्या होता है? बड़ा भाई। दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर ये दाजू है। लेसन का नाम क्या है? दाजू। इसके लेखक श्री है शेखर जोशी। इसका साहित्य प्रकार है कहानी संग्रह। ये एक यहाँ पर शेखर जोशी ने एक बाल श्रमिक के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वो किस तरह से वो एक बालक है मदन नामक, वो एक पहाड़ी बालक है और वह पेट की आग बुझाने के लिए एक होटल के अंदर काम करता है। एक कैफ़े होता है चाय पीने के लिए, जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ पर। पहले शुरुआत में यहाँ पर लेखक श्री ने बात की है कि वो लड़का कैसा दिखता है, उसके बारे में बात की है। फिर वो क्या होता है कि किस तरह से उसका गोरा चिट्टा रंग होता है, नीली सफ़ाक आँखें थी उसकी, सुनहरे बाल, चाल, अनोखी मस्ती पर वह शिथिलता था। वह शायद कि 9-10 साल का वो कोई लड़का होगा। वहाँ कैफ़े में जगदीश बाबू ने यहाँ पर अपने बारे में भी बात की है कि किस तरह से वो भी एक गांव में रहते थे। गांव के अंदर क्या होता है तो कि कितनी चहल पहल चारों ओर मची रहती है और शहर के अंदर सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो वो सारी बातें उन्हें याद आती है कि किस तरह से मैं कि कैसे माहौल में रहता था, किस तरह से कि सारे ओर के चहल पहल और यहाँ पर निर्जन एकांत स्थान, कोई संग नहीं, किसी के साथ बात करो, कोई अनुभव नहीं। ये सारी बातें वो अपने आप को बातें करते हैं और कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह से चौक के अंदर चहल पहल शोरगुल मची रहती थी और यहाँ पर सब कुछ अपनत्वहीन लगता है। कॉलेज के अंदर वो स्कूल के दिन उन्हें बहुत ही याद आते हैं। तो वहाँ कैफ़े के एक होटल के अंदर वह जाते हैं और वहाँ पर वह चाय का ऑर्डर देते हैं। वो एक लड़का आता है वो चाय लेकर, वो भी ऐसे उनके आने का वेट करता हो और वह फटाफट से लेकर ले लीजिए साहब करके चाय देकर चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच में कैसी आत्मीयता बन जाती है, ये सारी बातें यहाँ पर लेखक श्री ने बताई गई है कि किस तरह से लेखक और वो लड़का कैफे बॉय, उसका नाम क्या था, वहाँ पर वो चाय देने आता है टेबल पर। फिर लेखक ने बताया कि तुम्हारा नाम तो बताओ, तो उसने बताया मेरा नाम मदन है। फिर आगे भी चर्चा होती है, अरे क्या तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उस लड़के ने बताया कि मैं पहाड़ी विस्तार का हूँ। उसको तब पता भी नहीं था कि पहाड़ी और झील के बारे में वो भेद भी उसे मालूम नहीं था। फिर वो लड़के ने बताया कि मैं पहाड़ी विस्तार का हूँ। तब लेखक ने बताया पहाड़ी तो बहुत सारी है, आबू, दार्जिलिंग, शिमला, तुम कौन सी पहाड़ी विस्तार के हो? तब उसने बताया कि मैं अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार का हूँ। कि अच्छा ठीक है, फिर अल्मोड़ा में तुम्हारा गांव का नाम कौन सा है?
फिर उसका गांव का नाम कोई अलग होगा तो उसे थोड़ा तो बोलने में थोड़ा संकोच महसूस होता है कि ये कैसा मेरे गांव का नाम है। उसके गांव का नाम था डोटिया लागो, तो कि उसे बोलने में थोड़ा संकोच हुआ, इसलिए वो बता नहीं रहा था। पर लेखक ने बता करी ये तो मेरे निकटवर्ती गांव के पास में ही है तुम्हारा गांव। तब उस लड़के के अंदर भी ऐसी निकटता छा गई, उसे आत्मीयता लगी कि अरे ये हमारे गांव के नज़दीकी गांव के हैं ये। तो वो ऐसे मन में सोचने लगा कि इनके उनके अंदर, वो लेखक के अंदर वो अपने परिवार के सदस्य को देखने लगा कि इन्हें मैं क्या बुलाऊं। ईर्जा, वहाँ पर माँ को क्या कहते थे, ईर्जा। दीदी बुलाओ, छोटी बहन, बड़ी बहन या दाजू यानी कि बड़ा भाई, क्या कहकर इन्हें संबोधित करूं। फिर ऐसी आत्मीयता उन दोनों के बीच में छा गई थी। मदन ने ही उनको फिर बड़ा भाई यानी कि दाजू कहकर पुकारने लगा था। जब देखो तब वो आ जाए लेखक, तब वह दाजू जय हिंद, आपके लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं, आज बहुत ठंड है। इस तरह से वो बातें, आज तो बहुत ही बर्फ पड़ी है, ये सारी बातें वो उन दोनों के बीच में बहुत ही होती रहती थी। और उसके बाद जब ये दाजू दाजू कहकर बुलाने लगता था ना, तो वो जगदीश बाबू को क्या हुआ, थोड़ा अंदर से ऐसा फील हुआ कि ये क्या सारे बार के ऐसे मुझे दाजू दाजू कहकर बुलाता है ये। तो उन्हें क्या हुआ, वो क्रोध में आ गए, बहुत ही गुस्सा हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि ये क्या दाजू दाजू कहकर चिल्लाते रहते हो, मेरी कोई प्रेस्टीज, मेरी भी कोई इज्जत है, सारे दिन इस तरह से दाजू दाजू कहकर बुलाना मुझे अच्छा लगता नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे इस तरह से दाजू दाजू कहना बंद कर दो। तब उस लड़के के अंदर, वो मदन को इस तरह का आघात लगा कि वो एक होटल के अंदर जो एक रूम है वहाँ पर ऐसे पाँव पर सिर रखकर बहुत ही रोया। तब उसे अपनी माँ ईर्जा की याद आई, अपने बड़े भाई की याद आई, सबकी उसे बहुत ही याद आई। पर उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह से मैंने किस तरह से उसे आत्मीयता बना ली थी और मैं उसे दाजू दाजू कहकर पुकारने लगता था। फिर वहाँ पर क्या हुआ, दूसरे दिन भी वहाँ पर जगदीश बाबू आए और उनके मित्र, सहपाठी मित्र हेमंत के साथ वहाँ पर वो आते हैं। तभी वो हेमंत ने फिर से चालू किया कि वह भाई कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब मदन ने अपना नाम मदन नहीं बताया, क्या बताया, मेरा नाम कैफे बॉय है। इस तरह से उन लोगों के बीच में ऐसी आत्मीयता भी छा गई थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से पाठ के अंदर क्या होता है। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 साल ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। यहाँ पर जब लेखक वह कैफ़े के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो कैफ़े में होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी कि वो कैसा लग रहा था। तो कैसा लग रहा था वो, कि गोरा चिट्टा रंग था उसका, नीली सफ़ाक यानी कि अति स्वच्छ आँखें थी, सुंदर सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती थी उसके अंदर। वो अनुमान कर रहे थे कि शायद ये 9-10 साल का ही होगा और यही उसकी उम्र भी रही होगी। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो लड़का भी क्या हो रहा था, सामने के टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था और वो किसी की आने की प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसा उन्हें लगा, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, पर उसके उसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। मेनू यानी कि व्यंजन, जो लिस्ट होती है कि आपको क्या चाहिए उसे क्या कहते हैं, मेनू, कि वो सारा मेनू उसके स्मित के अंदर, यानी कि वो मुस्कुराया, वहाँ पर सभी शामिल हो गया।
सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर कर दी। ऑर्डर किया उन्होंने, लेखक ने, कि सिंगल चाय, और तुरंत ही वह ऑर्डर पूरा किया और फिर वहाँ से चला गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता है। निसंग यानी कि कोई साथ ना हो, अकेलापन कहते हैं ना उसे। ठीक है, यहाँ पर कोई वह एकांत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्त की किसी कथा में, मूल में। यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से वह अकेलेपन के बारे में, कि वहाँ पर कैसा वातावरण था, कि अपनत्वहीन सब माहौल यहाँ पर लगता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे की शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल पड़ोस के छोकरे और अपने निकट के कैफे, होटल, ये सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगती थी कि किस तरह से हम वहाँ पर रहते थे, कितना शोरगुल होता था, कितना चहल पहल वहाँ पर मचा हुआ रहता था। और यहाँ पर तो सभी अपनत्वहीन, सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। और यहाँ पर तो देखो कोई किसी से बात करने के भी मूड में नहीं होता। कोई याद करते थे कि वो किस तरह से हम गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने किस तरह से निकट के अंदर कैसे माहौल में हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ही शोरगुल नहीं, एकदम शांत वातावरण यहाँ पर दिखता है। अब यहाँ हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ इतने तक ही देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम क्या होता है वह देखेंगे। थैंक यू।